What's up everyone? So I hope you guys are doing well, and in this video I'll be talking about like the whole explanation for physics. ठीक है, और मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया था एक दिन पहले, और मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स आए, थैंक यू ऑल। एंड मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज सब लोग ये चाहते थे कि एक बार सैम्पल दिखा दो, एक बार बता दो कि किस सीक्वेंस में पढ़ाई करी थी। सब कुछ मैंने इस वीडियो में कंपाइल कर दिया है। ठीक है, मैं एक एक करके वीडियो बना सकती थी, बट आई डोंट वांट कि तुम लोग का और टाइम वेस्ट हो, बिकॉज तुम लोग का टाइम बहुत प्रीशियस है इस वक्त पे, और मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं और अच्छे से एक ही वीडियो पे सब कुछ कंपाइल करके बताने वाली हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो प्लीज कुछ स्किप मत करना, और थोड़ा सा लाइक पेशेंट रखना, तो ढंग से तुम लोग समझ पाओगे किस तरीके से तुमको फिजिक्स की तैयारी करनी है। ठीक है, और शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे कि मैंने एक चैप्टर को कितना टाइम दिया। ठीक है, तो मैंने पहला एलएलएम उठाया था, मैं तुमको ऑलरेडी बता दिया था पिछले एक वीडियो में। जिसने पिछले वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज इसे अच्छे से देखो, तभी तुम्हें समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने एलएलएम उठाया था। एलएलएम में मैंने क्या किया था, मैं हर एक चैप्टर को मैक्सिमम 2 दिन देती थी। 2 दिन में मैं कॉन्सेप्ट सॉल्विंग कर लेती थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को मतलब सॉल्व करना, समझना ढंग से कॉन्सेप्ट को, वो 2 दिन मेरा मैक्स टारगेट था। अगर तुम सोचोगे यार मैं आराम से थोड़ा ढील दे के पढ़ूं, तो तुम नोटिस करोगे कि यार जब नीट का 2 महीना बचा रहेगा और तुम्हारा फिजिक्स का भी अच्छे खासे चैप्टर्स बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये नहीं चाहते हो अगर, तो तुम्हें मैक्सिमम अपने आप को पुश करना होगा और तुम्हें 2 दिन में एक चैप्टर का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर लेना होगा। ठीक है, तो मैंने एनएलएम उठाया और मैं इसे 2 दिन दे दी थी और मैंने कॉन्सेप्ट सब समझ लिया। ठीक है, और जब सेकंड डे होगा, थर्ड डे एक्चुअली डे 3 जो होगा, तो उस दिन मैं नया चैप्टर फिर उठा दी थी कॉन्सेप्ट्स के लिए, और उसी दिन भी मैं उस एनएलएम का प्रीवियस चैप्टर जो मैं पढ़ा उसका कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग करती थी, जो मैं तुम्हें बताऊंगी सैंपल के थ्रू ढंग से इस वीडियो पे। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया तुमको कितना टाइम देना है। अल्टीमेटली मेरा नीट से 20 दिन पहले पूरा फिजिक्स का लेक्चर ढंग से खत्म हो चुका था, सबके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए थे, एक एक चीज पढ़ लिया था मैंने। तो इतना करने के बाद भी 6 मंथ्स मुझे लग गए अच्छे से कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग करने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग का मैंने कोई डेडलाइन नहीं रखा है, मैंने बस कॉन्सेप्ट समझने का डेडलाइन रखा है 2 दिन। तो मैं उसमें पुश करना होगा खुद को। कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग का मैं कोशिश करूंगी 2-3 दिन में। एक दिन में भी मैं करती थी बहुत सारे चैप्टर्स के, बड़े चैप्टर हुए तो 2-3 दिन लग जाते थे, जैसे रोटेशन मोशन में बहुत अजीब सी चीजें हैं, तो उसके लिए मुझे टाइम लग जाता था। तो इट डिपेंड ऑन द चैप्टर। ठीक है, तो मैंने तुमको बता दिया कि कितना टाइम तुमको देना है चैप्टर पे, तुमको मैंने ये बता दिया। अब सेकेंड चीज हम लोग को जानना है कि हम लोगों ने किस सीक्वेंस में पढ़ाई करी थी, इससे तुम लोग को फायदा हो सकता है, इसलिए मैं तुम लोग को ये बताने वाली हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन मुझसे लोगों ने पूछा था कि मैंने पहले क्या किया, मतलब क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, तो मैं बता रही हूँ कि मैं सपोज एनएलएम उठाया तो मैं उसकी मॉड्यूल रीड करती थी पहले। उससे मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक में सपोज डाउट आया तो मैं क्या करूंगी, उस स्पेसिफिक टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करती थी, ना कि मैं पूरा एनएलएम सर्च करती थी, बिकॉज मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरे पास सिर्फ 2 दिन है करने के लिए, तो मैं पूरा लेक्चर नहीं देख सकूंगी। इसलिए मैंने क्या किया कि मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक उठाती थी, उस टॉपिक में डाउट है तो उसका शॉर्ट वीडियोस देख के मैं क्लियर कर लेती थी। तुम्हारा मेन एम होना चाहिए 2 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, वो तुम जैसे भी समझो, तुम यूट्यूब के सोर्स के लिए भी समझ सकते हो, या फिर तुम एक नॉर्मल खुद से सेल्फ रीड करके भी समझ सकते हो। मैंने प्रेफर किया था सेल्फ रीडिंग, बिकॉज मुझे लगा ये जल्दी भी हो रहा है और मैं इससे सेल्फ स्टडी भी कर पा रही हूँ वीडियोज के अलावा। ठीक है, बिकॉज हर वक्त वीडियोज देख नहीं सकते ना, इसलिए तो मैंने ये किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि सीक्वेंस क्या था मेरा। ओके, तो सीक्वेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे पेपर में लिख लिया मैंने क्या सीक्वेंस फॉलो किया था, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी, इसलिए मैं देख के बताऊंगी तुम लोगों को, और मैं बताऊंगी मैंने क्यों किया था ये। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी डाल दूंगी कि मैंने कौन कौन सा सीक्वेंस मैंने लिख दूंगी। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लिख भी सकते हो कॉपी में। तो मैंने क्यों किया, पहले मैंने कॉन्सेप्चुअल कोर बेस वाले चैप्टर उठाए। कौन कौन से, पहले एनएलएम किया, फिर काइनेमैटिक्स किया, स्ट्रेट लाइन, प्लेन वाला सारा किया, मतलब वेक्टर्स सारे कर लिए। उसके बाद मैंने वर्क एनर्जी पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र है एक तरीके का वो। ठीक है, तो वो तो करना ही है बेसिक वाले चैप्टर में। ठीक है, बाकी इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा, एनएलएम में सब चीजें आ जाएंगी, तो तुमको ये सब चीजें पहले कर लेनी है, बिकॉज अगर तुम डायरेक्टली जंप करोगे इलेक्ट्रोस्टैट से कोई अच्छे चैप्टर्स में तो तुम नहीं समझ पाओगे चीजें। इसलिए तुम्हें पहले बेस को तैयार करना है। इसमें तुमको टाइम लग सकता है, बट तुम कोशिश करो कि तुम अच्छे ढंग से करो। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करो। उसके बाद मैंने इजी पीजी चैप्टर उठाया, जो कि मैंने काफी बड़ा चंक कंप्लीट किया है, तो मैं थोड़ा सा इजी चैप्टर करूंगी, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें तुम्हारा विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी ये सब आ जाएगा। काफी स्कोरिंग है और बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है इससे।
उसके बाद मैंने क्या ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को मर्ज करके पढ़ाई किया। पहले ग्रेविटेशन किया फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिकॉज दोनों बिल्कुल लिंक्ड है तो इसलिए मैंने वो साथ में किया। और मुझे पर्सनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने उसके बाद अपना फेवरेट टॉपिक उठाया विच इज ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों साथ में कंप्लीट किया। ठीक है, उसके बाद मेरा लाइक पर्सनल जो हेटेड वाला एक सेक्शन है जैसे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो है हीट। उसके बाद मैंने वो किया। हीट में मुझे सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स के अलावा कुछ पसंद नहीं है तो मैंने वो किया। उसके बाद मैंने ऑसिलेशन एंड वेव्स किया, उसमें एसएचएम आ जाएगा, बाकी वेव्स वाला जो चैप्टर है डॉपलर इफेक्ट ये सब आ जाएंगे तो मैंने वो किया। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए मैग्नेट से पहले इसको किया बिकॉज कोई चीजें फाई या फिर वेव वाला चीज एसी में ईएमआई में लग जाएगा, इसीलिए मैंने पहले इसको किया फिर मैंने मैग्नेट का इसमें गया। करंट एंड कैपेसिटेंस उसके बाद किया। उसके बाद मैग्नेट में सब कुछ आ जाएगा, एसी, ईएमआई, अर्थ मैग्नेटिज्म, एवरीथिंग, पूरा मैग्नेट का चंक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं मॉडर्न फिजिक्स में गई। बहुत लोग मॉडर्न पहले कर लेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं था वो पसंद नहीं, तुम्हारा हो सकता है कि पर्सनल कुछ और प्रेफरेंस हो। तो मॉडर्न मैंने पहले इजी चीज बात के लिए रखा बिकॉज मुझे बाद में पैनिक नहीं करना था, इसलिए मैंने इजी बात के लिए रखा। उसके बाद सबसे अजीब सा टॉपिक जो मुझे कभी समझ नहीं आता ढंग से और वो है रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशन यूजुअली एलन में भी ले पढ़ाते थे, एकदम लास्ट में पढ़ाया गया वो चैप्टर, इसीलिए मैंने इसको भी लास्ट में किया मैंने खुद भी। और लास्ट में यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसको मत छोड़ना बिकॉज उससे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, कभी कभी 2 आ जाते हैं, तो ये स्कोरिंग है और इजी है, तो लास्ट के लिए मैंने इसको किया। समझ में आ गया होगा मैंने किस सीक्वेंस से पढ़ाई की। ठीक है, ओके, अब तुम लोग का कॉन्सेप्चुअल जो मैपिंग है, जो लिस्टिंग है, वो मैं बताने वाली हूँ तुम लोगों को सैंपल के थ्रू। उससे पहले समझ लो एक प्रॉब्लम थी, मैंने नीट दिए 2.5 ईयर से ज्यादा हो चुका है, तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं बहुत ढूंढ रही थी अपने कवर्ड में, नीट वाले कवर्ड में, बट मुझे कहीं नहीं मिला मेरा पर्सनल वाला जो मैंने बनाया था। हाँ, मुझे एक पूरा चंक का मिला है जो कि मैग्नेट है, ये देखो, ये मॉड्यूल का मैंने ढूंढा है तो मुझे मिला है। इसमें मैंने रखा था अच्छे से, मतलब प्रिजर्व करके, तो ये बहुत गंदा दिख रहा है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, बट स्टिल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया था। उसके साथ साथ मैंने तुम्हें एक सैंपल अलग से तैयार करके बनाया है विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। छोटा चैप्टर है इसलिए मैंने उसी से शुरुआत किया और मैं तुमको ढंग से समझाऊंगी किस तरीके से बनाना है। तो पहले समझ लेते हैं इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या और चीजें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक्स्ट्रा एडिशनल। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग ये देखते हैं कि मैंने कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग कैसे करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बोल दिया कि मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास कुछ मुझे मिले हैं, तो मैं पहले वो तुम्हें दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। उसके बाद मैं दिखाती हूँ मेरे पास किस किस चीज़ें की मिली है मुझे। ठीक है, तो ये देखो मुझे बहुत सारी चेकलिस्ट्स मिली हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे EMI की मिली है, मैंने इस तरीके से लिखा था, तो तुम बस ये देख लो, मैं तुम्हें मेन तो सैम्पल में समझाऊंगी ही ढंग से। ठीक है, तो इन RL सर्किट ओमेगा इज इक्वल्स टू हाफ LI F माइनस I स्क्वायर, इस तरीके से मैंने लिखा था। सोलेनॉइड के लिए ये होगा, तो मैंने हर एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स लग रहा है, ये मैंने ढंग से लिख लिया था। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे एक बहुत गलती करते हैं लोग, बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग में, ये नहीं करना है। कॉन्सेप्ट मैं कहीं पे सॉल्व नहीं किया, तुम देख सकते हो कुछ सॉल्व नहीं किया है मैंने, बस मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं और कॉन्सेप्ट्स लिखूंगी। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा कि मैं अटक रही हूँ या फिर मुझे और अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट को लिखना है, तो मैं ढंग से इसको पढ़ के या फिर कहीं से देख के या फिर आंसर देख के सोल्यूशन देख के कॉन्सेप्ट लिखूंगी, जिससे मैं बाद में रिवाइज करूँ तो मेरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन रिवाइज ना हो। इसका मतलब है उस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरा तो मैं उसको कर लूंगी, तो ये मेरा मेन एम है। ठीक है, मैंने EMW के लिए चेकलिस्ट बनाया था, तुम देख सकते हो बहुत पुराना है ये, इसमें छप गया है कुछ चीज़ें बिकॉज ये काफ़ी पुराना है, मैंने इसे बनाया था अपने टाइम में। ठीक है, तो ये मुझे मैग्नेट वाले एक मॉड्यूल है एलन का, उस पर मुझे मिला ये सारे चैप्टर्स का, और बाकी सब मैंने कहाँ रखा है रियली डोंट नो। ठीक है, मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी और तुम लोग को जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट का चेकलिस्ट था। ठीक है, और EMW तुम देख सकते हो ऑलमोस्ट एक एक पेज में, AC का है ये देखो, एक एक पेज में ऑलमोस्ट खत्म हो गया है सारा चेकलिस्ट। ठीक है, तो ऐसे करते करते तुम आराम से 50-55 पेज में पूरा फिजिक्स को हटा सकते हो अच्छे से और तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चेकलिस्ट, कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग। ठीक है, तो उसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने तुम लोगों के लिए अलग से एक नीट का एक तरीके से क्वेश्चन बना दिया है, 8 क्वेश्चंस है इसमें। ठीक है, ये सारे 8 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से मैं सोच के कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग करती थी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस गिवन है। ठीक है, अ कैपेसिटेंस इज गिवन। दूसरा क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वो पोटेंशियल गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है, तुम लोग को निकालना है करंट। ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सोचोगे कि यार अच्छा मेरे को तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है तुमको। अब देखो मैंने इसमें चेकलिस्ट में क्या लिखा है। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्चुअल लिस्टिंग में क्या लिखा है ये देखो, एक
पेज का भी मुश्किल से नहीं है, ये आधे पेज का चेकलिस्ट है ऑलमोस्ट, ठीक है। पेजेस बहुत शॉर्ट है। और तुम देखो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है यहाँ पे व्हेन रेट ऑफ एनीथिंग इज गिवन। मैं नॉर्मली ऐसे लिखती थी, मैंने सेम टू सेम अपने पुराने चेकलिस्ट का कॉपी यहाँ पे किया है, बिकॉज ये बहुत गंदा हो गया था, उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने फिर से इसको लिखा है। मैंने ऐसे ही लिखा था, व्हेन रेट ऑफ एनीथिंग इज गिवन सो ट्राई थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैंने पहले इसको लिखा क्योंकि दिमाग में आ जाना चाहिए, जब भी रेट रहे तो पक्का डिफरेंशिएशन से कुछ करना है। ये बहुत नॉर्मल और सिली से लगेगा तुमको, बट अल्टीमेटली ये मेरे को काम दे रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी चेकलिस्ट का पीडीएफ भेज के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज तुम अपने लिए चेकलिस्ट बना रहे हो, तुम्हारे में क्या डाउट होता है, ये तुमको इंपॉर्टेंट है जानना। देखो लाइक डीवी बाई डी टी गिवन था, डी बाई डी टी इज गिवन ऑलरेडी इन क्वेश्चन, तो हम लोगों ने क्या किया, क्यू इज इक्वल्स टू सीवी फॉर्मूला लगा के हम लोग आई निकाल सकते हैं आराम से डिफरेंशिएशन करके। तो मैंने इसको ये लिखा, मैंने कोई सॉल्व वॉल्व नहीं किया, ठीक है। आगे बढ़ोगे तुमको समझ में आएगा, मैं सॉल्व करके तुमको दिखा नहीं रही हूँ, तुम इजीली कर सकते हो इसमें डिफरेंशिएशन में, बिकॉज तुम सी बाई डी टी में क्या पुट करोगे, डी बाई डी टी में ऑलरेडी 3 पुट करोगे और ये आई निकल जाएगा और सी तुमको ऑलरेडी गिवन है, तुम आराम से कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा तुमको मैं क्या बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये नीट 2019 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन तुमको प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे सॉल्व किए हुए ढंग से, तो मैं बस बता रही हूँ कि मैंने क्या लिखा, ठीक है। नंबर 2 में जाते हैं। 100 ओम रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इज गिवन, तो इसमें भाई आर भी गिवन है और सी भी गिवन है, रिएक्टेंस गिवन है एक तरीके से, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे 220 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ था, ठीक है। व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो अपने को ये निकालना था भाई, जब भी करंट निकालना हो और कुछ भी इंपिडेंस हम लोग को निकाल दिया हुआ है, वोल्टेज दिया, तो हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा ओम्स लॉ वाला चीज लगाते हैं, एक मॉडिफाइड ओम्स लॉ पता है अपने को, ठीक है। V इज इक्वल्स टू आई आर, अपने को आई निकालना है तो हम लोग V बाई आर कर देंगे और R इस बार इंपिडेंस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसका मुझे अच्छे से सॉल्व करना आता था, क्यों, बिकॉज मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ लिया था AC में, पहले पढ़ने के बाद मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसमें गई थी, इंडक्शन लिख दिया, सॉरी मैं इसको वेव्स होगा, आई एम रियली सॉरी, दिस इज वेव्स, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं है, ये वेव्स है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इधर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ये हम लोग को पता चलना है, तो हम लोग को मेरे को ऑलरेडी सॉल्व करना है, इसको आता था। तो मुझे क्या नहीं आता था, ये देखो, बहुत लोग इसमें 50% पढ़ के, इस क्वेश्चन में 50% पढ़ के अचंबे हो जाएंगे और सोचेंगे यार 50% से कुछ लेना देना होगा, बट मैंने क्या लिखा देखो यहाँ पे, व्हेन द पीक वैल्यू इज आस्क्ड डोंट बॉदर अबाउट हाउ मच परसेंटेज इट इज चार्ज्ड। कैपेसिटेंस कितने परसेंटेज तक चार्ज है, 50%, 75% अगर दे देगा, सब बच्चे कंफ्यूज होकर कुछ ना कुछ 75% से करना शुरू कर देंगे। यही मैंने अपने आप को बताया कि जब भी पीक वैल्यू पूछे किसी भी चीज का, उसे परसेंटेज से मतलब नहीं है अपने को। तो मैंने ये एक कॉन्सेप्ट लिस्टिंग यहाँ पे की, ठीक है। समझ में आ गया मैंने सेकंड के लिए क्या किया, ठीक है। और मेरे को 2 नंबर सॉल्व करना आता था, इसीलिए मैंने इसको लिखा भी नहीं। V इज इक्वल टू आई आर लग रहा था, बस R की जगह इंपिडेंस निकालना है, और V ऑलरेडी गिवन है 220 वोल्ट, उसका पीक वैल्यू लिखेंगे 220 इंटू √2, तो पीक वैल्यू मिल जाएगा, E0 मिल जाएगा या फिर V0 मिल जाएगा। तो ये मेरे को ऑलरेडी आता था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। ये नीट फेज 2 2016 में आया था, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स इज गिवन, यहाँ पे फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया इतना, एरिया भी गिवन है, फ्लक्स भी गिवन है, एनर्जी निकालना है 1 मिनट के लिए। तो मैंने इसके लिए कॉन्सेप्ट लिस्टिंग क्या किया, देखो मैंने बोला कि इफ इंटेंसिटी या फिर फ्लक्स, देखो यूजुअली हम लोग को पता है ई का, बहुत लोगों को पता होगा कि ई का फॉर्मूला होता है IA, ठीक है, इनटू टाइम। टाइम मैंने क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ बोल रहा है 1 मिनट के लिए पूछा है, इसलिए टाइम पूछा। टाइम नहीं लगा सकते थे जब नहीं पूछता तो कुछ भी, ठीक है। 1 सेकंड के लिए पूछता तो कुछ नहीं लगाते। तो मैंने यहाँ पे ये भी लिखा कि इंटेंसिटी हो या फ्लक्स, दोनों में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। मैंने ये चीज को समझा दिया अपने आप को कि जब मैं पढ़ूंगी ये चीज तो मुझे आराम से समझ में आ जाएगा कि हाँ इंटेंसिटी हो या फ्लक्स, मैं तो लिख दिया था पहले से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा इसमें। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बस तुमको इंटू करना है, 20 को 20 से इंटू करोगे और टाइम से इंटू कर दोगे 60 सेकेंड से, तुमको सब समझ में आ जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तुमको ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया, अब अपने करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन। तो 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो, द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कितना रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन होता है। देखो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मेरे को एकदम नॉलेज नहीं था, तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में ऐड किया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को तुम ऐड करोगे जरूर, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं और तुम इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 4 नंबर देखो मैंने क्या किया है, एनर्जी ऑफ EM वेव इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है। तो तुम रेशियो क्या आएगा, ऑब्वियसली 1:1 रेशियो आएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। तो तुमको समझ आ गया होगा मैंने किस तरीके से कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिस्ट किया है। ढंग से लिखना है, अपने को सॉल्व नहीं करना है, अपने को ऐसा चीज लिखना है जो दूसरे क्वेश्चन भी आए तो उसको कर पाए हम लोग, ठीक है।
ये देखो, फॉर अ परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है और परमिटिविटी भी गिवन है दोनों की, ठीक है ऑलरेडी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दिस मीडियम पूछा है। उड़ीसा के केस में 2019 में आया ये, और ये 2020 में आया था, मेरे टाइम पे आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम देखो कि इसको मैंने क्या लिखा। पहले बहुत ईजी चीज है, फॉर अ मीडियम, भाई म्यू जो होता है विच इज परमेबिलिटी, वो हमेशा रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू म्यू नॉट होता है। वैसे ही एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी, रिलेटिव से इंटू करेंगे प्योर वाले को, ठीक है, वैक्यूम वाले को। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि सी जो होता है वो प्योर वाला होता है, वैक्यूम वाला, और वी जो होता है ये होता है। इससे अपने आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन का फॉर्मूला। कैसे करेंगे अपने को पता होना चाहिए कि कैसे करोगे तुम इसको। इसमें तुमको ये गिवन है, ये गिवन है, सब कुछ तुमको ऑलरेडी गिवन है, 1.44, ठीक है। तुम क्या करोगे, तुम इसको बस लिखोगे, वी निकालना है तुमको अल्टीमेटली, तो क्या लिखोगे 1/√ओवर म्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन, और तुम म्यू को क्या लिख दोगे, म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन को क्या लिखोगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और तुमको इसी मीडियम में सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, म्यू का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, तो हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तुमको सॉल्व नहीं करना है कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में, तुमको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोपैगेटिंग ईएम वेव। बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता ढंग से, तो तुम जब पढ़ोगे ना इस चैप्टर को, तुमको बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। नहीं भी हो रहे कोई बात नहीं, तुम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, इसको मैं बहुत बार रिवाइज करती थी, तो तुमको पहली बार में सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है कॉन्सेप्ट लिस्टिंग में, एक्सेलरेशन भी चाहिए अपने को और चार्ज भी चाहिए टू प्रोपैगेट, टू प्रोड्यूस अ प्रोपैगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि चार्ज और एक्सेलरेटर दोनों चाहिए। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन में ऑप्शन में भी दिया हुआ है, अ चार्ज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। ये नहीं होगा आंसर, बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन तो 0 है ना, अपने को एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो आंसर क्या होगा, एन एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और बोर्ड लाइक नीट लेवल पे, और तुम गलती कर देते हो, इसलिए मैं तुमको ये कर रही थी, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन अपना देख लो क्या किया है मैंने यहाँ पे। लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स गिवन है, फॉल्स ऑन अ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, ठीक है, एकदम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस पे अंडरलाइन करेंगे हम लोग, बिकॉज ये हम लोग को इंपॉर्टेंट है। बाकी सर्फेस एरिया भी गिवन है और तुमको फोर्स निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया देखो। फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जो है उसका होता है F = 2IA/c। I इज इंटेंसिटी, A इज एरिया, C इज द लाइट ऑफ लाइक स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब जनरली मैंने लिख दिया, जिससे अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं तो बना ही लूं, बट ऐसा क्वेश्चन भी आया, अगर जनरलिटी में कुछ जनरल में क्वेश्चन आए, अब्जॉर्बिंग के लिए पूछ लिया तो क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं जनरल भी लिख दिया, ठीक है। 1 + α/IA/c जनरल में होता है, अल्फा 1 होता है रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए, इसलिए 1 पुट करोगे तो 2IA/c आ जाएगा, और अल्फा 0 होता है अब्जॉर्बिंग के लिए, तो 0 पुट करोगे तो IA/c आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे भी तुम एक्सटेंड कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। तो ईएम वेव के लिए मुझे ये आंसर ऑलरेडी आता था, कौन सा, बिकॉज सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ प्रोपैगेशन तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो यही C नंबर ऑप्शन होगा, मेरे को पता था, बट मुझे ये A जो नंबर है जो कि ये ट्रू है, ये मुझे नहीं पता था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिस्टिंग किया कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है, अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये होना चाहिए सही, ये अपने को नहीं पता था, इसलिए मैंने इससे आंसर को कुछ नहीं किया, आंसर हम लोग को पता था ऑलरेडी, बट मैंने इसको इस ऑप्शन से मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया और इसको लिख दिया। तो तुमको इस तरीके से कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करनी है कि तुम इससे बहुत सारे और क्वेश्चंस कर पाओ, तुमको सॉल्व नहीं करना है बैठ के, ठीक है। तो ये एक मेरा सैम्पल पेपर था जो मैं तुम्हें बता पाई। आई होप तुम लोग को इसे समझ में आएगा तुमको किस तरीके से कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करनी है, ठीक है। आई होप तुम लोग को ढंग से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से तुम प्रीवियस ईयर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और तुम रिवाइज भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा तरीका है और तुम लोग को बहुत पसंद आया होगा। साथ साथ मैं तुम्हें ये बताने वाली हूँ कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या है करने का। पहले बात तो तुम PYQs को बहुत आराम से रिवाइज कर सकते हो, बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो और 30 ईयर्स तुम्हारा खत्म हो जाएगा। और बाकी तुम्हारा चीज क्या है कि सपोज तुमने कोई चैप्टर किया जिसमें तुम्हारा 50 क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ 25 कॉन्सेप्ट लिस्टिंग करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी के 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली उन 25 क्वेश्चन में से डिराइव होके आए होंगे, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि इसका भी एक और फायदा है। तीसरा फायदा तुम्हें ये फायदा नहीं, तुमको कैसे करना है ये बता रही हूँ मैं। तुम्हें इसमें सिंबलिक लैंग्वेज ज्यादा यूज करना है, बिकॉज तुम्हें पेज कम से कम खर्चा करना है और तुम्हें अच्छे से इसको बनाना है 1-2 पेज के अंदर, बिकॉज तुम्हें लगना चाहिए कि हाँ यार ये कम है, तुम रिवाइज कर सकते हो।
सकते हो। और थोड़ा अच्छे राइटिंग से देखो तो ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज मैं गंदे राइटिंग से तो पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं 4-5 बार रिवाइज करना है उसको, तुम अच्छे से लिखो, तुम्हारा फायदा होगा। मार्कर यूज करो, ग्लिटर यूज करो, जैसे यूज करना करो, बट अच्छे से लिखना, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, सपोज तुमने कोई चैप्टर किया, तुम उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, ठीक है, तुम्हारा 70 to 80% क्वेश्चन जो रीड से आएगा वो उसी में से आएगा, बाकी 20% जो रहेगा वो थोड़ा सराउंडिंग से आएगा, हल्का फुल्का ट्रिकी बना के। तो अल्टीमेटली तुम ऐसे करते करते, बेबी स्टेप्स करते करते तुम सारे चैप्टर्स को मास्टर कर लोगे, और अल्टीमेट तुम देखोगे कि भाई नीट में तो एकदम आराम से मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यही तरीका मैंने अप्लाई किया था 60 मार्क्स से 156 का जंप लेने के लिए। आई होप तुम लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और बहुत लोगों ने भी पूछा है कि यार नीट 30 ईयर कहाँ से किया मैंने, तो मैंने पर्सनली एलन का एक दिया गया था मुझे ऑलरेडी, उससे किया था। और मैंने MTG भी यूज किया था, बिकॉज एलन से 11 ईयर्स का मिलता था, तो मैंने MTG 30 ईयर्स यूज किया था, ठीक है। तुम किसी के लिए भी कुछ भी यूज कर सकते हो, दिशा पब्लिकेशन यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है यार। ये मैंने पर्सनली MTG यूज किया था, ठीक है। तो चैप्टर वाइज ले सकते हो तुम, तो ये तुम कर सकते हो बिल्कुल। बाकी और कुछ तो समझना नहीं है, थोड़ा सा लंबा हो गया ये वीडियो, बट आई होप तुम लोग को बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज से ही लग जाओ यार, तुमने वीडियो देखना शुरू किया, जैसे तुम वीडियो देख लिए हो उसके बाद लग जाओ फिजिक्स में। अभी भी तुम इतना टाइम है तुम्हारे पास, तुम 160 प्लस 170 प्लस स्कोर कर सकते हो, बस ये तरीके से, ठीक है। तुम एक बार करके देखो, तुम्हें 1 वीक में अपने आप में डिफरेंस समझ में आएगा, ठीक है। आई होप तुम लोग बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो, जिससे और लोगों तक पहुंचे और फिजिक्स का डर सबसे गायब हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।